Hello students, today we are going to do controlling chapter. It is chapter number 8 in your business studies book and in part 1. इससे पहले हमने जितने भी chapters करे हैं they are related to concept of management, principles हो गए, business environment, then हमारा planning, organizing, staffing, directing. Now we are on the controlling. तो controlling को हम वैसे generally management का last function बोलते हैं, but it is not the last function क्योंकि ये continuous process है. Controlling के बाद then again जो आपकी प्लानिंग है वो स्टार्ट हो जाती है, देन अगेन ऑर्गेनाइजिंग, जरूरत है तो स्टाफिंग, नहीं तो डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, अगेन प्लानिंग. तो इट्स लाइक अ प्रोसेस, लगातार चलती रहती है. एंड एंड कब होगा इसका? जब आपके बिजनेस का एंड होगा या बिजनेस अपना बंद करने वाले. तो कोई भी एक अच्छा वाइज बिजनेस तो जल्दी बंद करना नहीं चाहेगा. तो येस, बट वी कैन से दैट कि हाँ, एक जो मैनेजमेंट का साइकिल है उसमें एक लास्ट स्टेप हम इसको बोल सकते हैं कंट्रोलिंग को. तो कंट्रोलिंग के बारे में बात करते हैं. कंट्रोलिंग जरूरी है. क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें ये देखना है कि जो हम करना चाहते थे, जो हम चाहते थे कि कौन बंदा किस काम को करे और उसको कैसे करे, जो हमने प्लानिंग में डिसाइड किया था, रिसोर्सेज भी लगा दिए, बंदे भी लगा दिए काम पे, उनको बता भी दिया क्या करना है, कैसे करना है, उनको इंस्ट्रक्ट गाइड सब कर रहे हैं. बट नाउ वी हैव टू सी कि उन्होंने वो काम उस तरीके से किया या नहीं किया. क्योंकि अगर उन्होंने काम को उस तरीके से नहीं किया जैसे हमने उन्हें बताया था करने के लिए, या फिर जैसा हम चाह रहे थे, तो हम अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे. तो इसी के लिए वी हैव टू परफॉर्म अ फंक्शन जिसको हम कंट्रोलिंग बोलते हैं. तो कंट्रोलिंग इज बेसिकली सीइंग या चेकिंग वर्क इज being done according to the plans and there is not any deviation. हम देखते हैं कि कहीं कोई डेविएशन तो नहीं है, काम जो है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स है, जो भी हमने प्लान बनाया है उसके अकॉर्डिंग चल भी रहा है या नहीं चल रहा है. तो उसके लिए हमें कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म करना होता है. कंट्रोलिंग बेसिकली ये भी अपने आप में ही एक प्रोसेस है, इसके भी स्टेप्स होते हैं जिनको हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं. तो कंट्रोलिंग आपको इतना तो समझ में आ गया कि कंट्रोलिंग जो है बेसिकली हमारे जो अभी तक के फंक्शन या जो भी स्टेप्स हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं उसको हम एक तरीके से चेक करते हैं कि दे आर इन अ राइट वे और नॉट, सही तरीके से वो चल भी रहे हैं या नहीं चल रहे हैं. तो इट बेसिकली इंक्लूड्स स्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स हमने जो है स्टैब्लिश कर दिए. स्टैंडर्ड्स आप जानते हो कैसे होने चाहिए, स्मार्ट होने चाहिए, ठीक है. उसके अलावा हम क्या करेंगे कि हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे. मेजर करने के बाद हम कंपेयर करेंगे. कंपेयर करने के बाद हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि कोई डेविएशन तो नहीं है. डेविएशन मीन्स डिफरेंस तो नहीं है जो हमारा एक्चुअल में काम हुआ है उसमें और जो हम चाहते थे काम उसमें, कोई डिफरेंस तो नहीं है. अगर डिफरेंस है तो उसका रीजन क्या है, देन वी विल एनालाइज इट. तो रीजन जानने के बाद फिर हम ये देखेंगे जो रीजन जो भी सामने निकल के आया है वो जो रीजन है वो माइनर है या क्या है, बहुत ज्यादा मेजर है, तो उसी के अकॉर्डिंग वी हैव टू टेक द करेक्टिव एक्शन. तो ये सारा आपका कंट्रोलिंग प्रोसेस के अंदर इंक्लूड होता है. कंट्रोलिंग का फंक्शन इसी से बनता है, इन सारी चीजों से. तो पहले हम एक बार कंट्रोलिंग के जो फीचर्स हैं उनको देख लेते हैं. तो सबसे पहले जो है दैट इज कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. यस, गोल ओरिएंटेड फंक्शन है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है. बिकॉज हम कंट्रोलिंग कर किस लिए रहे हैं? हम कंट्रोलिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, चाहे हमारे फिजिकल रिसोर्सेज हैं, उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन, उनका वेस्टेज ना हो. तो उसके लिए क्या होता है कि वी नीड टू डू कंट्रोलिंग फंक्शन हमें परफॉर्म करना होता है. इसी में हमें पता चलता है कि कहीं कोई कमियां तो नहीं है, काम ढंग से हो रहा है नहीं हो रहा है. तो अल्टीमेटली इसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा, क्योंकि वी आर वेरी मच श्योर कि भी नहीं हमारा काम अकॉर्डिंग टू प्लान्स ही चल रहा है. तो फिर क्या होगा कि अगर अकॉर्डिंग टू प्लान्स चल रहा है, अकॉर्डिंग टू जो भी हमारा प्रिस्क्राइब्ड वे था उसके तरीके से चल रहा है, दैट मीन्स कि हम अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. तो येस, वी कैन से दैट कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. ओके, नेक्स्ट जो हमारा कंट्रोलिंग का जो फीचर है दैट इज कंट्रोलिंग इज ऑल परवेसिव. कंट्रोलिंग ऑल परवेसिव है, यानी कि मैनेजमेंट के तीनों लेवल्स पर जरूरी है. टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तीनों लेवल के मैनेजर्स जो हैं दे परफॉर्म कंट्रोलिंग फंक्शन. तीनों कंट्रोलिंग के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, तीनों लेवल पर जरूरी है. और इसके अलावा इट इज ऑल परवेसिव ऑल्सो, यानी कि सब जगह जरूरी है. आपके फैमिली में कंट्रोलिंग जरूरी है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में कंट्रोलिंग जरूरी है, चाहे आप बात कर लो किसी हॉस्पिटल की, वहां पर कंट्रोलिंग जरूरी है, ठीक है. और अगर आप कोई छोटा मोटा फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो उसमें भी कंट्रोलिंग जरूरी है. तो येस, वी कैन से दैट कंट्रोलिंग इज ऑल परवेसिव, बहुत ज्यादा जरूरी फंक्शन है. ओके, थर्ड जो फीचर है दैट इज कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग. ओके, बैकवर्ड लुकिंग क्यों बोलते हैं?
देखो कंट्रोलिंग इज ना जस्ट लाइक पोस्टमार्टम। आप किसी का पोस्टमार्टम कर रहे हो या फिर जो प्रीवियस आपका जो भी वर्क हुआ है उसको आप पीछे मुड़ के देख रहे हो कि व्हाट हैज एक्चुअली बीन डन, क्या हुआ है पीछे, यू आर चेकिंग दैट। तो दैट इज जस्ट लाइक अ पोस्टमार्टम। तो आप पिछली एक्टिविटीज को रिव्यू कर रहे हो कि हुआ क्या एक्चुअली। ओके, एंड फॉरवर्ड लुकिंग कैसे है कि आप ये देखते हो कि जो कंट्रोलिंग है उसमें जो भी डेविएशंस आए हैं फ्यूचर में वो ना हो, यानी कि फ्यूचर में आप जब भी प्लान बनाओगे तो यू विल डेफिनेटली कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड कि वो जो गलतियां हमारी पहले हुई हैं वो हमारी दोबारा परफॉर्म ना हो। इसके बाद क्या है आपका कंट्रोलिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। यस, कंट्रोलिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था इट इज नॉट द लास्ट फंक्शन। लास्ट फंक्शन नहीं है कि किया और खत्म। नो, वी हैव टू रन अ बिजनेस। तो बिजनेस हम रन कर रहे हैं तो वी हैव टू कीप these things in mind कि कंट्रोलिंग के बाद सब खत्म होने वाला नहीं है। इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, लगातार चलता रहेगा। कंट्रोलिंग होगी देन उसके बाद फिर अगेन प्लानिंग होगी, देन ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, देन अगेन कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग एक बार ही करने का खत्म नहीं होता, लगातार चलता है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो दीज वर द, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस, क्योंकि फीचर्स हमने कर लिए तो फीचर्स है तो इंपॉर्टेंस भी डेफिनेटली होगी इसकी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस जो है इट हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, यानी कि जो कंट्रोलिंग है वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए हेल्प करती है, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। क्यों? क्योंकि वाई वी आर परफॉर्मिंग दिस फंक्शन, किसी ये देखने के लिए ना कि काम हमारा ढंग से हो रहा है नहीं हो रहा, जो भी हमने सोचा था अकॉर्डिंग टू प्लान्स है कि नहीं है। और अगर वो अकॉर्डिंग टू प्लान्स है डेफिनेटली वी आर गोइंग टू अचीव आवर गोल्स, हम अपने टारगेट को अचीव कर ही लेंगे। तो यस, इट हेल्प्स इन अचीविंग गोल। क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी को बढ़ाता है, इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है। तो डेफिनेटली कंट्रोलिंग के जरिए हम अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं। सेकंड जो है दैट इज कि इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग एफिशिएंसी। यस, एफिशिएंसी लेकर आता है। अब देखिए एफिशिएंसी क्या है कि जो रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो, वेस्टेज कम से कम हो। तो कंट्रोलिंग के अंदर हम कीप कांस्टेंट विजिल रख रहे हैं, है ना, कांस्टेंट नजर रख रहे हैं कि क्या चीज कैसे परफॉर्म हो रही है, कहीं इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। गड़बड़ है तो ठीक करने के लिए स्टेप उठाते हैं। वी डोंट वेट कि सब कुछ बहुत ज्यादा बिगड़ जाए तब वी आर गोइंग टू डू दिस। नो, वी कीप अ कांस्टेंट विजिल, लगातार हम देखते रहते हैं, लगातार कंट्रोलिंग हम करते रहते हैं। किस लिए? ताकि जो एफिशिएंसी है वो और ज्यादा इंप्रूव हो, किसी टाइप की कोई भी वेस्टेज ना हो और रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हमारा हो। उसके बाद जो है आपका दैट इज कि इट ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन। यस, जो कंट्रोलिंग है वो कोऑर्डिनेशन लेकर आती है। हर एक डिपार्टमेंट में हर एक एम्प्लॉय को ये पता है कि उसे क्या काम करना है, और काम करने के साथ साथ उसको ये भी पता है कि हमारे ऊपर नजर भी रखी जा रही है, समवन इज वॉचिंग अस। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन भी बना रहता है। सारे डिपार्टमेंट्स कोऑर्डिनेशन में रहते हैं, उनको पता है कि इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग उनको पकड़ा जाएगा। ठीक है, और दे कैन नॉट ब्लेम, वो ब्लेम भी नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन, किसी दूसरे को ब्लेम नहीं कर पाएंगे अपने काम के लिए। तो यस, वी कैन से दैट कंट्रोलिंग की वजह से एक कोऑर्डिनेशन भी मेंटेन होकर रहता है। ओके, इसके अलावा है कि इट ब्रिंग्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। यस, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन आता है क्योंकि जो एम्प्लॉइज होते हैं उन्हें पता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर वही अगेन एंड अगेन द सेम चीज इज कमिंग कि जो हमारे मैनेजर्स हैं वो हमारे ऊपर नजर रख रहे हैं, जो भी हमारे सुपीरियर है उनकी नॉलेज में है व्हाट वी आर डूइंग। और अगर हमने नहीं किया तो अगर हमने अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस जो स्टैंडर्ड्स जो उनके अकॉर्डिंग काम नहीं किया तो डेफिनेटली हमें फिर पकड़ा जाएगा, देन वी मे बी पनिश, हो सकता है कि हमें पनिशमेंट भी मिले। तो इसकी वजह से उनके मन में एक फेयर रहता है कि हमें देखने वाले हैं, तो दैट मीन्स वी हैव टू डू वर्क अकॉर्डिंगली, जैसा भी हमसे चाहा जा रहा है वैसा हम काम करें। तो इसकी वजह से एक ऑर्डर डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। आप खुद ही देखो, अगर आपको कोई काम दिया जाए और कोई आपसे पूछे ना ये काम हुआ कि नहीं हुआ, तो आप इसको लाइटली ले लो। लेकिन आपको पता है कि कोई कॉन्स्टेंटली आपसे पूछने वाला है इस चीज के लिए, तो आप उसको सीरियसली लोगे और डिसिप्लिन में रह के उस काम को परफॉर्म करोगे। ओके, इसके अलावा है कंट्रोलिंग इम्प्रूव्स मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज। यस, जितने भी एम्प्लॉइज हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनके मोरल को इम्प्रूव करने का काम हमारा कंट्रोलिंग फंक्शन करता है, जिसकी वजह से जो है एम्प्लॉइज मन लगाकर काम करते हैं, दे बिकम मोटिवेटेड बने रहते हैं। और जो लास्ट आपकी इंपॉर्टेंस बचती है दैट इज कि इट हेल्प्स इन जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड्स। जो स्टैंडर्ड्स हमने बनाए हैं, जो हमने स्टैंडर्ड रखे हैं कि इसके अकॉर्डिंग काम होना चाहिए, तो उसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए भी कंट्रोलिंग काफी हेल्प करता है। कैसे? अब एक एग्जांपल लीजिए, जैसे कि हमने एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक दिन के लिए टारगेट रख दिया कि 80 यूनिट्स बननी चाहिए। ठीक है, तो जो
रिसोर्सेज उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करके भी, पूरे ऑर्डर डिसिप्लिन को मेंटेन रख के भी, सारा काम ढंग से करके भी 70 से ज़्यादा यूनिट्स नहीं बन पाई, ठीक है। और हमने डेविएशन के रीज़न भी चेक किए, कोई रीज़न सामने नहीं आया। दैट मीन्स कि जो स्टैंडर्ड था वो एक्यूरेट नहीं था, स्टैंडर्ड को ढंग से सोच समझ के नहीं बनाया गया था। तो यहाँ पर आपके जो स्टैंडर्ड की एक्यूरेसी है वो हमने चेक करी कि हाँ भाई स्टैंडर्ड ठीक नहीं है, स्टैंडर्ड को रिवाइज करने की जरूरत है। वर्क तो ढंग से हो रहा है बट स्टैंडर्ड को रिवाइज करने की जरूरत है। तो कंट्रोलिंग के जरिए हमें जो स्टैंडर्ड है उसकी एक्यूरेसी भी चेक हो जाती है कि स्टैंडर्ड ढंग से बने हैं या नहीं बने हैं। ओके, तो इम्पोर्टेंस भी हो गई। आपका प्लानिंग और कंट्रोलिंग का रिलेशनशिप तो रिमूव हो चुका है, तो हम आगे प्लानिंग के प्रोसेस को करेंगे। प्लानिंग की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होती है इस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि स्टैंडर्ड स्टैब्लिश करने होते हैं, यानी कि जो भी हम काम करने वाले हैं जिसको हमने कंट्रोल करना है, तो जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि कितना काम होना चाहिए, ठीक है, तब तक हम कंट्रोलिंग क्या करेंगे। तो उसके लिए पहले वी हैव टू मेक स्टैंडर्ड्स, स्टैब्लिश करने हमें स्टैंडर्ड्स को। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, वही अगेन जो अभी दिया था हम उसी एग्जांपल को लेके चलते हैं कि एक फैक्ट्री के अंदर जो है 80 यूनिट्स बनाने का आपने एक स्टैंडर्ड दे दिया कि इस प्रोडक्ट की 80 यूनिट्स बननी चाहिए, स्टैंडर्ड स्टैब्लिश कर दिया। स्टैंडर्ड आपका कैसा है, मेजरेबल है, आप मेजर कर पा रहे हो, 80 यूनिट्स है, ठीक है, इट शुड बी अचीवेबल होना चाहिए। जैसे ऑब्जेक्टिव था ना सेम, तो स्मार्ट होना चाहिए, यानी कि रिलायबल होना चाहिए, आपका टाइम बाउंड होना चाहिए ना, ताकि सारी क्वालिटीज आपके स्टैंडर्ड के अंदर होनी चाहिए। तो स्टैंडर्ड जो है आपके वो आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हो, जैसे रेशियोज की फॉर्म में कर सकते हो या किसी भी फॉर्म में जो है आपको जो भी सुटेबल लगता है उसके अकॉर्डिंग आप अपने स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकते हो। तो स्टैंडर्ड आपके लिए मेजरेबल होने चाहिए। ओके, फर्स्ट स्टेप आपका हो गया अपने स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए इतना परफॉर्मेंस होना चाहिए। सेकंड स्टेप आ गया आपका आ गया मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है, कोई बात नहीं, स्टैंडर्ड मेंटेन हो गए, काम स्टार्ट हो गया। जो मैनेजर्स हैं, जो सुपरवाइजर्स हैं या जो भी हेड्स हैं, उन्होंने काम बता दिया एम्प्लॉइज को, दे आर डूइंग देयर वर्क। तो वो करने के बाद वी हैव टू सी कि एक्चुअल जो परफॉर्मेंस हुआ कितना काम हुआ। मान लिया कि हमें 80 का हमारा एग्जाम्पल था, 80 का हमारा स्टैंडर्ड था, हमारी 60 यूनिट्स में, ठीक है, 60 यूनिट्स हमारी प्रोड्यूस हो गई है। तो एक चीज़ और हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो भी हम जो एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं ना, दैट शुड बी इन द यूनिट ऑफ द स्टैंडर्ड। जो जिस यूनिट में हमने स्टैंडर्ड को स्टैब्लिश किया था उसी यूनिट में हमारे जो है जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको भी मेजर करना है। अब इसके लिए देखो, जैसे कि अगर मिल्क का आप जो है एग्जाम्पल लो, तो अगर मिल्क का जो टोटल स्टैंडर्ड आपने पैकेट्स में रखा है कि कितने हाफ लीटर के पैकेट्स बनने चाहिए, ठीक है, तो जब आप मेजरमेंट करोगे तो वो भी पैकेट्स में ही होनी चाहिए, उसको फिर आप वैसे मत करना कि कितने लीटर्स में। तो यूनिट शुड बी सेम, जिस यूनिट में स्टैंडर्ड्स रखे हैं उसी यूनिट में आपके एक्चुअल परफॉर्मेंस ही मेजर होनी चाहिए। तो आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर कर दी। थर्ड स्टेप आपका आता है कि कंपेयरिंग। आप क्या करोगे, कंपेयर करो कि 80 बनने चाहिए थे, 60 बने हैं, कंपेयर किया, डेविएशन कितना है 20 का डेविएशन आपका सामने आ गया कि भाई 20 का डिफरेंस है। ओके, तो ये तो आपका नेगेटिव डेविएशन हो गया। कई बार पॉजिटिव डेविएशन भी हो जाते हैं। 80 का टारगेट रखा और सबने जी जान से काम किया, बन गई 85, तो पॉजिटिव डेविएशन हो गया, ठीक है। तो डेविएशन मीन्स बेसिकली डिफरेंस। तो इसके बाद जो हमने काम करना है, हमने क्या करना है कि वी हैव टू सी कि जो डेविएशन आया है उसको हम एनालाइज करेंगे कि रीजन क्या रहा जो ये डेविएशन आया, ये फर्क आने के पीछे वजह क्या थी, ठीक है। तो जो भी वजह है उसको भी रिमूव करने की कोशिश करनी है। वो तो एक बात की बात है। इसके अंदर दो चीजें आ जाती हैं आपकी, एक तो है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एंड क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। ये दो प्रिंसिपल होते हैं एक तरीके से कंट्रोलिंग के अंदर, ये दो कंसेप्ट भी इसको हम बोल सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम देखते हैं कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब ये है कि जो भी मेजर डेविएशंस है, मेजर डिफरेंस के ऊपर आप ज्यादा फोकस करो। जो माइनर डेविएशन है, जो कि एक एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर आते हैं, तो उन पर आप ध्यान मत दो, उनको आप छोड़ो। और जो ज्यादा डिफरेंस बहुत ज्यादा है उनके ऊपर आप ध्यान दो, ठीक है। जैसे कि अगर मान लिया कि रॉ मटेरियल के लिए आपने ये डिसाइड कर रखा है कि ठीक है, अगर रॉ मटेरियल के प्राइसेस 1% तक बढ़ते हैं, 2% तक बढ़ते हैं, तब तक इट्स ओके। और अगर 2% से ज़्यादा बढ़ते हैं देन वी विल हैव टू चेंज और सप्लायर को हम चेंज करेंगे, कोई और ऑप्शन हम देखेंगे। तो वो विद इन द एक्सेप्टेबल रेंज है कि ठीक है 1% या 2% तक बढ़ गया प्राइसेस, तो ठीक है, लेकिन उसके बाद हमें बर्दाश्त नहीं करना है, ठीक है। तो दैट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कि किन चीज़ों को आपको इग्नोर करना है और किन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। इससे क्या होता है कि जो फालतू एक्टिविटीज़ है ना, जो आपका टाइम वेस्ट हो रहा होता है, वो काफ़ी हद तक
बच जाता है। ओके, इसके बाद है आपका क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल या क्रिटिकल पॉइंट एनालिसिस भी इसको बोलते हैं, CPA CPC बोल देते हैं इसको। तो उसका मतलब क्या है कि आप सारी चीज़ों पे, सारे हर एक एरिया पे बराबर ध्यान देने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो कम इम्पोर्टेंस एरियाज है उन पे ज़्यादा ध्यान ना देके मैनेजर्स अपना ध्यान मेन क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर दें, की एरियाज के ऊपर दें। जो कम इम्पोर्टेंस के एरियाज हैं उनको आप डेलीगेट भी कर सकते हो, किसी और को भी दे सकते हो। डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू आप कर सकते हो कि भी ठीक है ये डिसीजन आप लोग खुद लो, वी आर हियर टू टेक द मेन इंपॉर्टेंट डिसीजन। तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, जो क्रिटिकल एरियाज हैं आप उन पे ध्यान दो, जो कम इम्पोर्टेंस एरियाज हैं उनके ऊपर आप थोड़ा कम ध्यान दो, ठीक है। जैसे कि अगर किसी फैक्ट्री के अंदर, किसी कंपनी के अंदर मेनली आयरन से रिलेटेड वर्क है, तो अगर आयरन जो भी और है उसके प्राइसेस अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है, और एक तरफ जो है उनके यहाँ मान लिया कि जो भी फिनाइल यूज़ हो रहा है क्लीनिंग के लिए उसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो इनमें से, इन दोनों में से डेफिनेटली ज़्यादा ध्यान तो भी आयरन ओर के प्राइसेस के ऊपर ही जाना चाहिए, क्योंकि उस पर ध्यान नहीं दिया और इस पर लगे रहे कि फिनाइल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, वो क्या करें, दूसरा फिनाइल चेंज करें, तो इट विल बी डेफिनेटली अ वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर आपने ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, नाउ लास्ट स्टेप है आपका टेकिंग करेक्टिव मेजर, ठीक है। एनालाइज कर लिया, डेविएशंस पता चल गए, तो उन डेविएशंस को इम्प्रूव भी करना है। तो उसके लिए यू हैव टू टेक करेक्टिव मेजर, देखना है कि फ्यूचर में गलतियां ना हो, तो उसके लिए करेक्टिव एक्शन आप लोगे कि ये गलती हुई थी, अच्छा ठीक है, ये गलती अब आगे नहीं होनी चाहिए, इसके इम्प्रूवमेंट के लिए हमें ये करना है। तो यहाँ पर आपकी कंट्रोलिंग प्रोसेस खत्म हो जाती है। इसके बाद फिर क्या होगा, कंट्रोलिंग खत्म, देन अगली बार जब दोबारा प्लानिंग कर रहे हो तो यहाँ के जो तजुर्बा था, जो एक्सपीरियंस था पिछले साइकिल का, वो लेके आपने नई प्लानिंग बनाई, देन अगेन वही फंक्शंस को फॉर्म होंगे। तो दिस कॉन्टिन्यूस, ठीक है, ये जो मैनेजमेंट के फंक्शन है ये चलते रहते हैं, साइकिल चलते रहते हैं, प्रोसेस चलती रहती है। तो वी हैव डन कंट्रोलिंग चैप्टर हमारा खत्म हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। समझने के लिए वीडियो को ध्यान से देखना और चैप्टर्स को रीड करना ज़रूरी है। NCERT आप पढ़ते रहिए, बहुत ही बेस्ट बुक है आप लोगों के लिए। इसके अलावा और भी रेफरेंस बुक पढ़ते रहिए, और अगर कोई डाउट हो तो यू कैन पुट इन कमेंट सेक्शन, तो आप बता सकते हो। बाकी कि अगर वीडियो लगा हो तो आप अच्छा लगा हो तो आप लाइक